नमस्कार। आज अपने कक्षा 6 के इतिहास की जो आपकी पुस्तक है अतीत को जाने, उसके प्रथम अध्याय यानी फर्स्ट चैप्टर के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर का आपका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। जैसे अपने देखते हैं कि पुराने अखबार हैं या टीवी की न्यूज़ हैं जो पहले समय की बताई जा रही हैं, उनसे आपको पता चलता है कि हाँ, जो पीछे का समय है हमारा 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, उनमें हुआ क्या था, उस समय क्या क्या हो रहा था, कब हो रहा था, कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था। इस प्रकार की चीज़ें अपने को जानने को मिलती है इतिहास के द्वारा। तो उसी क्रम में क्या है, अपने इतिहास का ये पहला अध्याय जो है फर्स्ट चैप्टर, उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। सबसे पहले जो आपका टॉपिक लिखता है बुक के अकॉर्डिंग, वो है अतीत के बारे में अपने क्या जान सकते हैं। तो देखिए, जैसे अतीत में क्या कुछ हुआ था, किस प्रकार से लोग रहते थे, समाज कैसा था, वहाँ के लोग किस प्रकार से अपनी आजीविका का वहन करते थे, या मानव का विकास किस प्रकार से हो रहा था, आधुनिकीकरण कैसा था, तकनीक कैसी थी, खान पान कैसा था। इन सभी चीज़ों के बारे में अपने इतिहास में या अतीत के बारे में जान सकते हैं। यानी देखिए, अतीत का मतलब क्या हो गया, बीता हुआ हमारा समय, पीछे का जो समय है, बीता समय जो है, पुराना हमारा पास्ट जो है, वो क्या हो गया, हमारा अतीत। अब उसके बारे में अपने जान सकते हैं। जैसे अपने अभी मान लीजिए आप 12 साल के हो, तो आप देखते हो कि जब आप 1 वर्ष के थे तब आपकी जो फ़ोटो देखते हो आप, उसमें आप छोटे दिखाई देते हो, आपके खाने पीने की तरीके अलग थे, आप किस प्रकार का खाना खाते थे वो भी अलग था, आपका खेलना, आपको जो चीज़ें सिखाई जा रही थी वो भी अलग तरीके से थी। उसी प्रकार से इतिहास में हमने क्या है, जो पुराने समय में, प्राचीन काल में क्या क्या चीज़ें हो रही थी और किस प्रकार से हो रही थी, उनके बारे में क्या है, जानते हैं। तो आपको समझ में आया कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम उस समय के समाज, मनुष्य और मनुष्य की क्या है, क्रियाओं के बारे में जान सकते हैं। क्रिया कौन कौन सी, आजीविका की, यानी वो आजीविका कमाने के लिए या अपना जीवन निर्वाह करने के लिए क्या क्या किया करते थे। जैसे उस समय क्या है, आखेटक हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, आखेटक। आखेटक का मतलब होता है शिकारी। क्या होता है, शिकारी। वो लोग प्राचीन काल में, जैसे अपने देखते हैं आदि मानव का काल था, उस समय वो क्या करते थे, शिकार करते थे, आखेट करते थे किसी जानवर का, ठीक है, उसको क्या है, वो खाते थे पकाकर, या कुछ समय पहले वो कच्चा खाया करते थे। उसके बाद एक आपके आता है संग्राहक। संग्राहक वो प्रकार के समुदाय था जिसमें क्या होता था, वो इकट्ठा किया करते थे। एकत्रित करने की जो कला है वो उनके अंतर्गत थी। वो जैसे फल है या और प्रकार के जो खाने पीने की उनकी चीज़ें हुआ करती थी, जैसे मांस वगैरह है, किसी को मारा है तो उसको पका के उसको रख लिया, ठीक है, उस प्रकार की चीज़ें, फल, सब्जियां, वो एकत्रित करके रखते थे, ताकि अगर मौसम ख़राब हो किसी मौसम में या किसी सीज़न में, क्या है, साल के किसी महीने में उनको खाना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो दूर दूर जाके उनको खाना ढूंढने की आवश्यकता न पड़े। तो इसलिए एक संग्राहक वर्ग का उदय हुआ। उसके बाद कुछ समय बाद खेती करने लगे, किसान वर्ग बना, राजा या शासक वर्ग भी बना, ठीक है। ये उस समय का क्या हो गया, समाज हो गया। उस समय की तकनीकों के बारे में पता लगाया जा सकता है कि क्या क्या तकनीकें उस समय इस्तेमाल में ली जा सकती थी। जैसे आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में कि आदि मानव ने पत्थर से आग जलाना सीखा। जब एक पत्थर लुढ़क के गया तो उसने उसका टायर बनाने की सोची, ताकि वो चीज़ों को लुढ़का कर, धकेल कर क्या है, दूसरे स्थान पर ले जा सके। तो धीरे धीरे क्या है, तकनीकों का विकास हुआ। उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि वो तकनीकें क्या थीं, कब बनी, कहाँ बनी, कैसे उनका विकास हुआ। तो इतिहास में क्या है, अपने प्राचीन काल के मनुष्य या प्राचीन काल के हमारे वातावरण या मनुष्य से जुड़े हुए सारे कार्यों के बारे में क्या है, जान सकते हैं। तो फर्स्ट आपका जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो कंप्लीट होता है। सेकंड यानी अपने क्या है, क्या क्या जानना इसमें कि वो मनुष्य की क्रियाएं,
खाना कैसा था, खाना किस प्रकार से लोग प्राप्त करते थे, ठीक है। एक ये भी देख सकते हैं कि वस्त्र किस प्रकार के पहनते थे। शुरुआत में पेड़ की छाल से वो वस्त्र बना कर पहनते थे, धीरे धीरे सूती कपड़ा तैयार किया कपास के द्वारा, तो उसका वस्त्र वगैरह, तो इनकी चीज़ों के बारे में अपने जान सकते हैं। सेकंड अपना जो आपका पॉइंट आता है बुक में, वो आता है कि लोग रहा कहाँ, रहते थे कहाँ। ये सारे लोग जो हैं वो कहाँ रहना शुरू हुए थे, उनकी जीवनचर्या के बारे में हमने जाना, लेकिन वो रहते कहाँ थे। तो देखिए, अगर आप भारत का नक्शा अपनी किताब में देखेंगे तो भारत के नक्शे में नर्मदा नदी या गंगा नदी या सिंधु या उसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियों का मतलब क्या होता है भाई? सहायक नदियों का अर्थ है कि जो अपना जल क्या है इस नदी से प्राप्त करती हैं या बाद में इस नदी में क्या है डाल देती हैं, वो इसकी क्या है सहायक नदियाँ होती हैं, ठीक है। तो इन सिंधु या उसकी सहायक नदियाँ, गंगा या ब्रह्मपुत्र या फिर क्या है यमुना नदी, नर्मदा नदी, इन नदियों के किनारे आसपास क्या है धीरे धीरे सभ्यताओं का पनपना शुरू हुआ था, जहाँ पर लोग क्या है पशुपालन किया करते थे या फसलें उगाना उन्होंने शुरू कर दिया था। नदी के तटों के पास क्या है, जैसे अपने एक नाम सीखा था ना संग्राहक, ये संग्राहक वर्ग क्या है नदियों के पास रहते थे, ताकि इनको वर्ष भर क्या है सही रूप से जल की आपूर्ति होती रहे और खाना भी मिलता रहे। क्योंकि जैसे देखोगे आप कि खेती के लिए सिंचाई चाहिए, ये लोग क्या किया करते थे, खेती भी इन्होंने करना शुरू कर दिया था, नदी के पास थे तो, ठीक है। तो सिंचाई की आवश्यकता है, मनुष्य के दैनिक कार्यों के लिए भी क्या है जल की आवश्यकता होती है, खाना भी क्या है जलीय क्षेत्रों में सही मात्रा में या जल्दी उपलब्ध हो जाता है। तो देखो अब बात आती है कि खेती किया करते थे, तो खेती किस किन चीज़ों की किया करते थे। तो मुख्यतः शुरुआत में क्या है मानव ने अनाज उगाने का कार्य शुरू किया था। शुरुआती उसके अनाज क्या क्या थे, गेहूँ और जो उसके क्या है मुख्य शुरुआती अनाज हुआ करते थे। जो उसने क्या है ये इस प्रकार की खेती उत्तर पश्चिम की पहाड़ियों, जो किर्थर सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों के घाटियों में रहने वाले या नदियों के आसपास रहने वाले लोगों ने क्या है ये इस प्रकार की खेती करना शुरू किया। किस किस चीज़ की खेती किया करते थे वो? दो अनाज कौन से थे उनके मुख्यतः? जौ और गेहूं उनके प्रारंभ के अनाज थे। इसके अलावा वो क्या किया करते थे भी? पशुपालन किया करते थे। पशुपालन किन किन को पालते थे भी? उनके प्रमुख थे पालतू पशु थे भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये क्या है उनके पालतू पशु हुआ करते थे। क्योंकि अब मानव को क्या है पशुओं के द्वारा भी उनका उपयोग करना आ गया था। पशुओं की सहायता से वो क्या है अपनी खेती के कार्य करवाया करते थे उनसे, या पशुओं से मिलने वाले जो पौष्टिक आहार हैं या जैसे अपने देखते हैं दूध वगैरह है उनसे, या अन्य जो कार्य पशुओं के हमारे जीवन में आते हैं उनका इस्तेमाल क्या करने लगे थे वो पशुओं का करने लगे थे। इसके अलावा चावल की भी खेती की जाने लगी थी। चावल की खेती करने वाला क्षेत्र था विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं भारत के मध्य में, यहाँ लिख देता हूँ। चावल विंध्य क्षेत्र जो है विंध्याचल सतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर क्या है चावल की खेती सर्वप्रथम की गई थी। जौ और गेहूं की खेती कहाँ की गई थी? उत्तर और पश्चिम की किर्थर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। कहाँ? किर्थर तथा सुलेमान की पहाड़ियों के घाटियों में जो नदी किनारे लोग रहा करते थे उन्होंने गेहूं और जौ की खेती करना प्रारंभ किया। चावल की खेती क्या है विंध्य क्षेत्र में यानी सतपुड़ा और विंध्याचल की घाटियों में किया। पशुपालन में क्या कौन थे मुख्य पशु? भेड़, बकरी, गाय, बैल, इनका पशुपालन में वो क्या है क्या करते थे। नेक्स्ट देखते हैं अपने कि ये तो क्या है उन्होंने उनका रहने का वैसे क्षेत्र हो गया। अब देखते हैं कि वो रहते किस प्रकार से थे, यानी अलग अलग रहा करते थे दूर दूर या गांव बनाकर रहते थे, नगर बनाए थे, किस प्रकार से रहते थे। तो अपने देखते हैं
कि शुरुआती दौर में जो सबसे प्राचीन सभ्यताएं मिलती हैं उनमें सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो है उसके बारे में वर्णन मिलता है। जो दुनिया के सबसे आरंभिक नगर हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के नगर सबसे प्राचीन नगर हैं या आरंभिक नगर हैं। आरंभिक नगर है, इसके लिए टर्म प्राचीन से ही नहीं रहेगी। आरंभिक नगर कहाँ मिले थे? सिंधु घाटी सभ्यता में मिले थे। कब मिले थे? 4700 ईसा पूर्व। 4700 ईसा पूर्व। ये भी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कि ईस्वी सन क्या होती है, ईसा पूर्व क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए कि 4700 ईसा पूर्व क्या है, आरंभिक नगर मिले थे कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थ क्या हो गया कि सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियाँ जो थी, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं इसको, सरस्वती सभ्यता। और सरस्वती नदी जो थी उनकी सहायक नदियाँ, जैसे जो पाकिस्तान में बहकर जाती है सिंधु नदी, ठीक है, उसकी और सहायक नदियाँ हैं रावी, चेनाब, झेलम, ठीक है। एक अपने आती थी जो अभी घग्गर नदी आती है हनुमानगढ़ में, वो उसकी जो मुख्य नदी थी वो थी सरस्वती। घग्गर नदी उसकी सहायक नदी को बताते हैं, ठीक है। तो ये नदियों के आसपास वो क्या है, नगर बनाकर रहने लगे थे। इतने प्राचीन समय में क्या है, वो नगर बनाकर रहने लगे थे, ठीक है। तो किस प्रकार से रहते थे और कहाँ रहते थे? नदियों के किनारे रहते थे, अनाज की खेती करने लगे थे और पशु पालने लगे थे और नगर बनाकर या गांव बनाकर समुदाय के रूप में वो क्या है, रहने लगे थे। समूह के रूप में वो सामूहिक रूप से रहने लगे थे। नेक्स्ट अपना जो चैप्टर का टॉपिक आता है वो आता है कि यात्रा का क्या औचित्य था भी अतीत के बारे में। अतीत के अंदर यात्रा का क्या सार है? देखिए यात्रा का मतलब क्या होता है, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की तरफ जाना। वो जाने का जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, यात्रा होती है। अब देखिए धीरे धीरे जब क्या है कहीं सूखा पड़ता था, अकाल आता था, बाढ़ आ जाती थी, तो इन मनुष्यों को क्या है अपना स्थान छोड़कर क्या है दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। अब वो यात्रा करके क्या है दूसरे स्थान पर जाकर बसा करते थे और उसी जगह क्या है अपने नगर बनाते थे, खेती करना शुरू करते थे। अब जैसे अपने पढ़ा है सिंधु सरस्वती सभ्यता में क्या है सबसे आरंभिक नगर मिलते हैं। दूसरा गंगा नदी की घाटियों में के पास भी क्या है नगर मिलते हैं। जैसे उस समय का सबसे प्रसिद्ध नगर जो है वो है मगध, जो बहुत ही क्या था शक्तिशाली नगर था, शक्तिशाली नगर था। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि मगध का राजा कौन था, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन था भाई, चाणक्य का शिष्य था, चाणक्य का शिष्य था, ठीक है। तो मगध एक शक्तिशाली राज्य था। या महाभारत में आपने देखा हुआ हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो ये कई प्रकार के नगर थे उस समय, ठीक है। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि ये जो देश बने थे, जैसे मैंने नाम लिया मगध है, सिंधु सरस्वती सभ्यता में मोहनजोदारो है या हड़प्पा है, इन देशों का नाम कैसे पड़ा, या जो हमारा देश है भारत उसका नाम कैसे भारत बना, या उसके जो अलग अलग नाम हैं उनके बारे में अपने चर्चा करके समझते हैं कि किन किन कारणों से क्या है देश के नाम बदलते रहते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं अपने भारत देश के भारत नाम की। भारत का जो है वर्णन ऋग्वेद काल में मिलता है, यानी ऋग्वेद के अंतर्गत मिलता है भारत नाम का वर्णन। इस पूरे देश यानी इस भारत क्षेत्र को क्या कहते थे, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है एशिया का दक्षिणी क्षेत्र भाग जो है उस भाग को क्या कहते थे, भारत कहा जाता था ऋग्वेद के अनुसार, ठीक है। भारत का मतलब क्या होता है, अंधेरे से ज्ञान रूपी प्रकाश में जानना, अंधेरे रूपी ज्ञान
से अंधेरे से ज्ञान रूपी प्रकाश में जाना, ये भारत का अर्थ है। हालांकि इसके बारे में कई थ्योरीज हैं कि भरत राजा था, उसके नाम पर भारत है, ठीक है। राम के भाई का नाम भरत था, उसके नाम पर भी भारत का नाम भारत रखा गया। ये अलग अलग थ्योरीज हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भारत का नाम क्या है? इंडिया। इंडिया नाम को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, भारत से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है सिंधु। सिंधु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस, ठीक है। और इस इंडस नाम के कारण ही इस स्थान को क्या कहा जाता है? इंडिया कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, इस सिंधु नाम को क्या है? ईरान के लोग या यूनान की सभ्यता के लोग, ईरान या यूनान की सभ्यता के लोग, जो ईरानी या यूनानी लोग थे, वो इस सिंधु नाम के सह को क्या पढ़ते थे? है पढ़ते थे। तो इसके कारण ये क्या नाम बोलते थे? वो किस नाम का उच्चारण करते थे? हिंदोस, जिसके कारण इसका नाम क्या हो गया? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, ठीक है। ये किसी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से भारत का इंडिया, इंडस नाम होने के कारण, इंडस क्या है? सिंधु नदी को इंग्लिश में कहते हैं। और इसी सिंधु नदी को ईरानी या यूनानी जो लोग थे वो क्या कहते थे? हिंदोस कहते थे। और हिंदोस के कारण इसका नाम क्या है? हिंदुस्तान है। अलग अलग समय में क्या है? इसका नाम है अलग अलग होता गया। उसके बाद अपने देखते हैं अतीत को जानने के स्रोत। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? अतीत को जानने के स्रोत। सबसे पहले समझते हैं स्रोत का मतलब क्या है। स्रोत शब्द का आशय है सोर्स, किसी चीज़ का क्या होना? सोर्स। हमें कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए उसका कोई जरिया होना, ठीक है। तो प्राचीन समय के जो इतिहास हैं, उस समय हम तो थे नहीं, या ना ही कोई इस प्रकार का व्यक्ति जिंदा है जो इतने हजार साल पुरानी बातों को बता सकता है कि वो इतना पुराना हो। इतनी साल का तो कोई मनुष्य भी जिंदा नहीं है। तो जो ये इतनी अतीत की बातें हैं कि 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर बन गए थे, तो ये इतनी पुरानी बातों के बारे में अपने जानते कैसे? इनको जानने के लिए क्या है? कई प्रकार के स्रोत होते हैं, जैसे कि पांडुलिपि। यहाँ देखिए शब्द लिखे हैं मैंने, यात्रा। यात्रा मैंने आपको समझा दिया, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की जो कि प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? यात्रा। सेकंड वर्ड आ गया अपना पांडुलिपि, तो इसको समझ लेना अभी। तो क्या है पांडुलिपि? पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखित साहित्य या ग्रंथ। क्या है? हाथ से लिखित साहित्य या ग्रंथ, या हस्तलिखित साहित्य या ग्रंथ कह सकते हो, ठीक है। पांडुलिपि का अर्थ क्या हो गया? हाथ से लिखा गया साहित्य या हाथ से लिखी गई क्या है ग्रंथ के बारे को हम क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। मेन्यू का मतलब क्या होता है? हाथ से लिखा गया। स्क्रिप्ट का मतलब है किसी चीज़ का वर्णन या उसका क्या है? विस्तार से उसको समझाया गया हो। तो ये क्या है? पांडुलिपि थी। अब पांडुलिपि कैसे बनाते थे भी वो? पांडुलिपि या तो ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, पत्तों पर, यानी ताड़ वृक्ष के पत्तों पर लिखा जाता था इन पांडुलिपियों को, कि उस समय कागज़ के निर्माण नहीं हुआ था, ना ही छापेखाने का निर्माण हुआ था। तो उसको क्या है? पांडुलिपि को ताड़ के पत्तों पर लिखा करते थे। या जो वृक्ष होता है अपने क्या है? भुर्ज नाम का जो वृक्ष है, उसके छाल पर, भुर्ज नाम का वृक्ष जो है उसकी जो छाल है उसके ऊपर क्या है? इस प्रकार की पांडुलिपियाँ या भोजपत्र जिनको बोलते हैं, उनको तैयार किया जाता था। तो अब देखिए जैसे पत्ते हैं, ये ताड़ वृक्ष के पत्ते हो गए, भुर्ज वृक्ष की क्या हो गई? छाल हो गई। तो ये छाल या जो पत्ते हैं इनको क्या है? कीड़े खाया जाया करते थे। जैसे आपने देखा होगा कि कोई काठ की चीज़ होती है, उसको क्या है? दीमक वगैरह या छोटे मोटे कीड़े उनको काट कर खा जाते हैं, मिट्टी के रूप में बराबर कर देते हैं उनको। तो जिसके कारण क्या है? जो मुख्य
हमें प्राचीन प्रकार की जो पांडुलिपियाँ हैं उनका इतिहास वास्तव में नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा क्या हो चुकी है, नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन पांडुलिपियाँ क्या है, धीरे संभाली भी गई थी। पंडित वगैरह, ब्राह्मण वगैरह जो हैं उन्होंने उनको संभाल के रखा और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उनके ज्ञान को बढ़ाया। तो ये क्या है, पहला स्रोत हो गया अतीत को जानने का। नेक्स्ट क्या है, अपना आता है अभिलेख। नेक्स्ट क्या आता है, अभिलेख। अभिलेख का मतलब हो गया किसी स्थान पर लिखवाया गया क्या हो, लेख, चाहे वो पत्थर पे लिखवाया गया हो, पत्थर पे लिखवाया गया हो, या शिला कह सकते हो आप, ठीक है, या किसी धातु पर लिखवाया गया हो, या किसी धातु पर लिखवाया गया हो। ये क्या होते हैं, अभिलेख होते हैं। उकेरा जाता है, खुदवाया जाता है और वो उस प्रकार में, उसी स्थिति में क्या है, मिल जाते हैं। ये इतिहास को जानने का क्या है, दूसरा मुख्य स्रोत है। इसके अलावा जो पुरातत्वविद होते हैं, इसके अलावा क्या है, पुरातत्वविद। विद का मतलब हो गया विद्वान, पूरा का मतलब हो गया प्राचीन, ठीक है, और तत्व का मतलब है वस्तुएं। पुराने समय की जो वस्तुएं हैं उनकी जांच पड़ताल करने वाला या उनके बारे में जानने वाला, जो उनका ज्ञान रखने वाला होता है, वो विद्वान, वो कौन होता है, पुरातत्वविद होता है। जो पुरातत्वविद हैं वो अनेक प्रकार की चीज़ें, जैसे उस समय मिली औजार, हथियार, साहित्यिक ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथ, या सिक्के, मुद्रा, आभूषण, वस्त्र नहीं मिलते हैं आमतौर पर, ठीक है, ये हाँ, या बर्तन, या दैनिक नाप की वस्तुएं, ईंटें, पत्थर उस समय के, मोहरें, ठीक है। तो देखिए, औजार, हथियार, साहित्यिक ग्रंथ, सिक्के, मुद्रा, आभूषण, बर्तन, दैनिक नाप की वस्तुएं, ईंटें, पत्थर, मोहरें, इन सभी चीज़ों के आधार पर, यानी ये सारे क्या हैं, स्रोत हैं। जैसे पांडुलिपि एक स्रोत है, अभिलेख एक स्रोत है, उसी प्रकार से अतीत को जानने के क्या हैं, ये स्रोत हैं। और इन सभी चीज़ों के बारे में पता लगाने वाला कौन होता है, पुरातत्वविद होता है। वो उनका ज्ञान प्राप्त करता है कि वो कितनी प्राचीन हैं और उनका क्या क्या इस्तेमाल किया जाता था, क्या क्या तरीके से बनाई जाती थी, उन सभी चीज़ों का ज्ञान वो प्राप्त करते हैं और फिर बाद में इतिहास के रूप में अपने को सौंप देते हैं। और इन सभी चीज़ों को ज्ञान लेकर उसको एक प्रकार से समेट कर या कर्म के अनुसार व्यवस्थित करके उसको क्या बनाते हैं, एक ग्रंथ बना देते हैं। वो क्या करते हैं, उनको क्या कहते हैं, इतिहासकार। यानी उस इतिहास की रचना करने वाले, उस इतिहास को कर्म अनुसार व्यवस्थित करने वाले और हमारे को तक उसको पहुंचाने वाले कौन हैं, इतिहासकार हैं। तो अपने 3 शब्द पूरे हो चुके हैं, यात्रा, पांडुलिपि, इतिहासकार। पुरातत्व का मतलब हो गया पुराने तत्व, पुराने जो चीज़ें हैं वो। तो 4 शब्द पूरे होंगे। अभिलेख के बारे में मैंने बताया था, धातु या क्या है, पत्थर या शिला के ऊपर जो लिखवाए गए लेख होते थे, उकेरे गए लेख होते थे, वो क्या होते थे, अभिलेख। तो ये अपने इतने शब्द पूरे हो चुके हैं। एक मैंने स्रोत के बारे में बात कर ली कि जानने का जो जरिया होता है, किसी चीज़ को करने का जरिया होता है, वो क्या है, स्रोत है। ठीक है। एक लास्ट शब्द रहा है अपना अज्ञात लिपि। उससे पहले क्या है, चैप्टर के बारे में और जान लेते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें होती थी इतिहास को जानने के जो स्रोत है, पांडुलिपि है, अभिलेख है, औजार है, हथियार है, साहित्य ग्रंथ है, सिक्के हैं, मुद्रा है, आभूषण है, बर्तन है, दैनिक नाप के वस्तुएं हैं, ईंटें हैं, पत्थर हैं, मोहरें हैं। इन सभी चीज़ों से पता क्या चलता है, इन सभी चीज़ों से पता चलता है उस समय के समाज की स्थिति क्या थी।
उस समय के समाज की स्थिति क्या थी, उस समय का समाज किस प्रकार से रहता था, समाज कैसा था, समाज में वर्ग क्या क्या थे, किसान कैसे थे, या जो व्यापार करने वाले हैं वो कैसे थे, व्यापारिक क्रियाएं क्या होती थी, राजा किस प्रकार का था उस समय का, या शासन व्यवस्था उस समय की कैसी थी। इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। किस प्रकार की खेती होती थी, उस समय के लोग रहते किस प्रकार से थे, यानी वो नगरों में रहते थे, गाँव में रहते थे, उनका जीवन यापन के कार्य क्या क्या होते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में अपने को पता चलता है। अब बात करते हैं अतीत एक या अनेक। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके बुक का वो क्या है, अतीत एक या अनेक। देखो मैंने जैसे कि बताया कि समाज में क्या है, विभिन्न वर्गों के लोग रहते थे, किसान भी रहता था, राजा भी रहता था, ठीक है, व्यापारी भी रहते थे। तो उन सभी का अतीत एक जैसा है या अलग अलग है, ठीक है। अतीत का मतलब क्या हो गया, उनका इतिहास। अब देखते हैं कि समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं, उन वर्गों का सभी का क्या इतिहास एक हो सकता है, कि राजा ने क्या क्या कार्य किए वो अलग उसके, या किसान क्या क्या करता था वो उसका अलग कार्य है, एक व्यापारी है उसने क्या क्या किया ये उसका इतिहास है। तो यानी कहने का से क्या हुआ, समाज के जो वर्ग के अलग अलग लोग थे, किसान, आखेटक, संग्राहक, राजा या पुरोहित वर्ग जो आगे जाकर विकसित हुआ, पुरोहित या व्यापारी वर्ग, ठीक है। तो ये सारे वर्गों का या सभी लोगों का क्या है, इतिहास है, एक समान नहीं हो सकता। ये सभी लोगों का क्या है, अलग अलग अतीत रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि गेहूँ और जौ कहाँ शुरू की गई, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में उगाना शुरू किया था। यानी बाकी के जो किसान थे, बाकी क्षेत्रों के किसान, वो इस प्रकार से खेती नहीं किया करते थे। या जैसे मैंने बताया विंध्याचल के आसपास के क्षेत्रों में चावल की खेती करना शुरू किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के किसानों ने चावलों की खेती सबसे प्रारंभ नहीं की, इनका अलग प्रकार से है। किसी दूसरे स्थान का राजा है, उसकी अलग उपलब्धियाँ हैं, उसके अलग कार्य हैं। तो उसी प्रकार से क्या है, इन सभी लोगों का क्या है, इतिहास है, अलग अलग है। इतिहास सभी का एक नहीं है, अलग अलग प्रकार से अतीत होता है सभी का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट बचता है, इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपको समझने वाली, वो देखिएगा गौर से। देखते हैं अपने जब ये इतिहास की किताब के बारे में अध्ययन करेंगे, पुराने इतिहास के बारे में जानेंगे, तो कुछ शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। वो शब्द क्या क्या हैं वो देखिए। BC या BCE, ईसा पूर्व, पूरा लिख देता हूँ मैं, ईसा पूर्व, या ये भी क्या होगा, ईसा पूर्व ही होगा, ठीक है। ईस्वी सन AD, ठीक है। या फिर एक और आता है CE, ठीक है, और एक आता है VP। ये इस प्रकार के कुछ शब्द अपने इतिहास को पढ़ेंगे तब देखेंगे। देखो ईसा पूर्व का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब क्या हो गया भाई, जो ईसाई धर्म का प्रवर्तक है ईसा मसीह है, उसके जन्म से क्या मानते हैं, अपने कैलेंडर शुरू हुआ मानते हैं। जैसे आपका जन्मदिन मान लीजिए 1 तारीख पहला महीना और 2001 में हुआ है, ठीक है, मान लीजिए। तो उसी दिन से अपने कोई कैलेंडर शुरू कर दें और अपने क्या है, साल गिनना शुरू कर देते हैं। तो क्या है, उस समय से क्या है, हमने उन तिथियों को माना है। तो ये क्या हो गया, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, यानी ये जो तिथियाँ होंगी वो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व होंगी। नेक्स्ट जो चीज़ें बची हैं वो करवा सकते हैं
तो उनमें देखिए ईसा पूर्व BCE, इसका मतलब भी क्या हो गया, बिफोर कॉमन एरा। कॉमन का मतलब जो बीच का मिडियल पीरियड था, यानी क्राइस्ट का जन्म होता